प्लेटो, इनकी सबसे मशहूर किताब है द रिपब्लिक, और इसमें कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। सोचिए, एक ऐसा फिलोसोफर जो लगभग 2500 साल पहले औरतों की बराबरी की बात कर रहा था, लेकिन उसी के साथ एक ऐसे समाज का नक्शा भी खींच रहा था जिसे आज कई लोग एक तानाशाही वाला दुष्स्वप्न कहेंगे। तो सवाल यह है कि प्लेटो असल में थे कौन, एक क्रांतिकारी या एक तानाशाह? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सुनने में ये बात कितनी मॉडर्न लगती है ना? लेकिन ये शब्द किसी आज के एक्टिविस्ट के नहीं है। ये कहे थे प्लेटो ने करीब 2500 साल पहले। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पहेली। एक ऐसा विचार जो अपने समय से सदियों आगे था। तो आखिर प्लेटो के ये विचार इतने रैडिकल, इतने क्रांतिकारी क्यों माने जाते हैं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करके उस जमाने के एथेंस में चलना होगा। तो देखिए, उस वक्त एथेंस में एक आम औरत की जिंदगी कैसी थी। सीधी सी बात है, घर की 4 दीवारी में कैद। न कोई पॉलिटिकल राइट्स, न पढ़ाई लिखाई का हक, और न ही कोई कानूनी पहचान। उनकी दुनिया थी बस ओइकोस, यानी घर गृहस्थी। अब जरा सोचिए, ऐसे माहौल में कोई आकर ये कहे कि औरतें भी मर्दों के बराबर हैं, वो भी राजकाज संभाल सकती हैं, तो ये किसी धमाके से कम तो नहीं था ना, है ना? तो वो क्या बातें थी, वो क्या तर्क थे प्लेटो के, जिनकी वजह से आज भी कुछ लोग उन्हें पहला फेमिनिस्ट तक कह देते हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। प्लेटो ने एक के बाद एक 3 ऐसे प्रस्ताव रखे जो उस समाज को हिलाकर रख सकते थे। पहला, लड़के और लड़कियों को एक जैसी एजुकेशन दी जाए। जी हाँ, जिम्नास्टिक से लेकर म्यूजिक और फिलॉसफी तक सब कुछ बराबर। दूसरा, औरतें सिर्फ घर नहीं, देश भी चला सकती हैं। वो सैनिक बन सकती हैं, गार्डियन यानी संरक्षक बन सकती हैं। और तीसरा, और ये सबसे बड़ी बात थी, प्लेटो ने कहा कि एक औरत फिलोसोफर क्वीन यानी देश की सबसे बड़ी शासक भी बन सकती है। कमाल है। लेकिन प्लेटो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? इसके पीछे लॉजिक क्या था? उनका तर्क आप कह सकते हैं बहुत गहरा था। वो मानते थे कि इंसान की असली पहचान उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा है। और आत्मा, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। वो ना तो मेल होती है ना फीमेल। इसलिए किसी का काम उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा की काबिलियत से तय होना चाहिए। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। देखिए, प्लूटो इतने भी भोले नहीं थे। वो जानते थे कि ये सब बातें उस समाज में लागू करना नामुमकिन है जहाँ सब कुछ परिवार और जायदाद पर टिका हो। तो उन्होंने इसका क्या तोड़ निकाला? उनका सल्यूशन किसी छोटे मोटे बदलाव का नहीं था। ये था पूरे समाज के स्ट्रक्चर को ही जड़ से बदल देने का एक रैडिकल प्लान। प्लेटो ने इसे अपने आइडियल स्टेट की सप्लीमेंट्री मशीनरी कहा। इस मशीनरी का पहला पुर्जा था कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो रूलिंग क्लास है, यानी जो शासक और सैनिक हैं, उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। नो बंगला, नो गाड़ी, नो बैंक बैलेंस। वो सब साथ रहेंगे, साथ खाएंगे और उनकी सारी ज़रूरतें स्टेट पूरी करेगा। क्यों? ताकि वो लालच से दूर रहें और सिर्फ जनता के भले के बारे में सोचें। और दूसरा पुर्जा, वो तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ये था कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। जी हाँ, आपने सही सुना। रूलिंग क्लास के लिए कोई प्राइवेट परिवार नहीं होगा। शादियां स्टेट कंट्रोल करेगा और बच्चे पैदा होते ही उन्हें एक कॉमन नर्सरी में भेज दिया जाएगा। माँ बाप को पता नहीं होगा कि उनका बच्चा कौन है और बच्चों को पता नहीं होगा कि उनके माँ बाप कौन हैं। मकसद, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को जड़ से खत्म करना। तो कुल मिलाकर प्लेटो का गोल एकदम क्लियर था। उन्हें एक ऐसी रूलिंग क्लास चाहिए थी जो हर तरह के करप्शन से पाक साफ हो, कोई भाई भतीजावाद न हो, हर शासक पूरे समाज को अपना परिवार समझे और औरतें घर के कामकाज से आज़ाद होकर देश की सेवा कर सके। सुनने में तो ये एक परफेक्ट दुनिया लगती है, एक यूटोपिया। लेकिन यहीं वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई एक आदर्श राज्य है या फिर ये एक टोटलिटेरियन यानी एक तानाशाही दुस्वप्न है? क्या इस आदर्श की कीमत कुछ ज्यादा नहीं है? और ऐसा सोचने वाले सिर्फ हम नहीं हैं। प्लेटो के अपने जमाने से लेकर आज तक बहुत से विचारकों ने इस प्लान के खतरों की तरफ इशारा किया है। सबसे पहले तो उनके अपने ही स्टूडेंट एरिस्टोटल यानी अरस्तू ने ही इस पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जो चीज़ सबकी होती है उसकी परवाह कोई नहीं करता।
सीधी सी बात है, जब कोई चीज कॉमन प्रॉपर्टी होती है तो हर कोई सोचता है कि इसकी देखभाल करना दूसरे की जिम्मेदारी है, और नतीजा वो चीज बर्बाद हो जाती है। और अगर हम मॉडर्न जमाने की बात करें तो 20वीं सदी के मशहूर फिलोसोफर कार्ल पॉपर ने तो प्लेटो के इस सिस्टम को टोटैलिटेरियनिज्म का ब्लूप्रिंट ही कह दिया। उनका मानना था कि जब आप स्टेट के हाथ में इतनी ज्यादा पावर और कंट्रोल दे देते हैं तो वो इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत आज़ादी के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो जाता है। अब वापस आते हैं प्लेटो के फेमिनिज्म पर। अगर हम उसे भी ध्यान से देखें तो उसमें भी कुछ पेच हैं। पहला तो ये कि उनका मकसद जेंडर जस्टिस नहीं था। वो महिलाओं को बराबरी इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि ये उनका हक है, बल्कि इसलिए ताकि स्टेट ज़्यादा मजबूत और एफिशिएंट बन सके। यानी विमेन इक्वालिटी एक मकसद नहीं बल्कि एक जरिया थी। और दूसरी बात, ये सारी बराबरी सिर्फ रूलिंग क्लास की औरतों के लिए थी। जो आम औरतें थीं उनके लिए ये सब लागू नहीं होता था। तो आखिर में हम प्लेटो को कहाँ रखें, क्या कहें उन्हें? सच तो यह है कि उनकी विरासत एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ क्रांतिकारी विचार है तो दूसरी तरफ एक सत्तावादी ढांचा। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करना जरूरी है। कई लोग प्लेटो के कम्युनिज्म को मार्क्स की कम्युनिज्म से जोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, प्लेटो का कम्युनिज्म सिर्फ रूलिंग क्लास के लिए था और उसका मकसद पॉलिटिकल था, एक करप्शन फ्री सरकार बनाना। वहीं दूसरी तरफ मार्क्स का कम्युनिज्म पूरी सोसाइटी के लिए था और उसका मकसद इकोनॉमिक था, एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना। प्लेटो का रास्ता था एजुकेशन और फिलॉसफी, जबकि मार्क्स का रास्ता था क्रांति। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? शायद हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो इरादे से फेमिनिस्ट नहीं थे, लेकिन उनके विचारों का नतीजा फेमिनिस्ट था। उनका असली मकसद तो एक परफेक्ट स्टेट बनाना था, पर उस मकसद को पाने के चक्कर में उन्होंने अनजाने में ही सही ऐसे विचारों की नींव रख दी जो आगे चलकर फेमिनिस्ट फिलॉसफी के लिए बहुत अहम साबित हुए। और यही वजह है कि प्लेटो का ये 2500 साल पुराना थॉट एक्सपेरिमेंट आज भी इतना रेलेवेंट है। ये हमसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है, एक परफेक्ट, एक आइडियल समाज बनाने के लिए हम क्या-क्या कुर्बान करने को तैयार हैं? ऑर्डर और लिबर्टी यानी व्यवस्था और आज़ादी के बीच वो सही बैलेंस कहाँ मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम आज भी ढूंढ रहे हैं।